हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू डी नोवेल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है बैटल ऑफ द मैजिक वर्ल्ड और यह भी एक नई कहानी है। स्टोरी इन्फो। दाव डी बैटल के बाद क्या हुआ उसके बाद की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपने वर्ल्ड में गॉड बन गया और फिर न्यू वर्ल्ड में उसे फिर से खुद को स्ट्रॉक करना पड़ा क्योंकि वो वर्ल्ड स्ट्रांग लोगों से और गॉड से भरा हुआ था। मेरा भाग्य मेरे ऊपर है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डू डी एक नए महाद्वीप पर इन दो वाक्यों को पुनः साबित करें। जियोयान ने हेवनली फ्लेम्स अवशोषित करने के लिए अनगिनत तैयारियां की। अब क्या होगा, क्या जियोयान नए वर्ल्ड में गॉड बन पाएगा? जानने के लिए पढ़िए बैटल ऑफ द मैजिक वर्ल्ड सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। CH1 इंट्रोडक्शन। दो सम्राटों दाव दी के बीच लड़ाई के एक साल बाद डू क्यूई महाद्वीप में गामा साम्राज्य का वुटेन शहर। जियामा साम्राज्य के लोगों के लिए वुटेन शहर एक पवित्र भूमि की तरह है क्योंकि यह जियो परिवार का मुख्यालय है और जियो परिवार के प्रभारी यान सम्राट जियोयान है। वुटन शहर के केंद्र में एक जागीर खड़ी थी जो हल्की हल्की शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी। जागीर में एक युवक घास पर लेटा हुआ था। युवक के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपना सिर अपने हाथों पर टिकाया और इत्मीनान से धूप सेंकने का आनंद लिया। युवक के बगल में हल्के नीले रंग के कपड़े पहने एक लड़की जेड जैसे पतले हाथों के साथ चतुराई से फल का एक टुकड़ा खोला और फिर धीरे से उसे युवक के मुंह में डाल दिया। ऐसा करने के बाद लड़की लगभग थी उठने के लिए, लेकिन एक हाथ सीधे उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेटा और एक कोमल रोने के साथ उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और फिर गाल पर लड़की को जोर से चूमा जिससे उसके गाल तुरंत लाल हो गए। महिला ने कमजोर संघर्ष किया और विरोध करना बंद कर दिया जिससे युवक ने उसे पकड़ लिया। जूना, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। युवक ने महिला को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके बालों में अपना सिर छिपा लिया। इस हल्की सी खुशबू ने उसे थोड़ा जुनूनी बना दिया। वह इस महिला की रक्षा करना चाहता था आपका शेष जीवन। क्या हुआ भाई जियोयान, आज आपके साथ कुछ गड़बड़ लग रही है। जुनर ने धीरे से कहा। ये कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि क्या हमें बच्चा पैदा करना चाहिए। जियोयान के शब्दों ने जुनर को शर्मसार कर दिया। क्या वहां जियो एयर नहीं है? जुनर स्तब्ध थी। वह यह अनुभव नहीं करना चाहती थी कि मां बनना कैसा होता है, लेकिन वह अभी भी उस प्यारी लड़की जियो जियो के बारे में सोचती थी। वह लड़की इतने समय से शिक्षक का पीछा कर रही है। मुझे लगता है कि वह मुझे अपने पिता के रूप में लगभग भूल चुकी है। आज जियो जियो एक 8 स्टार फाइटिंग सेंट है जिसका स्तर जुनर और कैलिन से अधिक है। वो पूरे फाइटिंग क्यूई महाद्वीप में बगल में दौड़ सकता है। हालांकि जियो जियो की ताकत मजबूत है, वह डू सम्राट की रक्तरेखा की शक्ति पर निर्भर है। दो सम्राटों की लड़ाई के बाद जियोयान अपने रिश्तेदारों के साथ वुटन शहर लौट आया। याओलाओ, जिन्होंने पूर्णता का पीछा किया, ने जियो जियो को जिंग्युन मंडप में रखने के लिए कहा। वो व्यक्तिगत रूप से जियो जियो का मार्गदर्शन करना चाहते थे और अपनी नींव को स्थिर करना चाहते थे। हालांकि जियोयान हार मानने को तैयार नहीं था, फिर भी वह इस शिक्षक के अनुरोध पर सहमत हो गया जो उसके प्रति बहुत दयालु था। जियोयान को पता था कि याओलाओ जियो जियो से उससे कम प्यार नहीं करता था और अपनी ताकत के साथ अगर वह जियो जियो को देखना चाहता था तो उसे बस एक पलक झपकाने की जरूरत थी। खिलखिलाओ, मैंने ये क्यों नहीं देखा कि तुम एक पिता की तरह दिखते हो। जुनर ने जियोयान की ओर देखा और हंसा। जुनर की बातें सुनने के बाद जियोयान को स्वाभाविक रूप से समझ में आ गया कि जुनर एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहने के लिए उस पर हंस रहा था। जियो जियो कैलिन के जन्म के बाद से उसके साथ है। वह अपनी मां और बेटी को जिंग्युन मंडप में लाया था, लेकिन वह अभ्यास में व्यस्त था, इसलिए जियो जियो याओलाओ का अनुसरण कर रहा था। बाद में जब कैलिन एकांत में चला गया तो वह भी दानव अग्निस्थान में फंस गया था, जिसका नेतृत्व लिटिल मेडिकल फेरी और किंगलिन ने किया था। उसके पिता वास्तव में अक्षम थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जियोयान ने फिर से जुनर से कहा, ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। जुनर, मुझे डर है कि मुझे तुम्हें थोड़े समय के लिए छोड़ना होगा। जियोयान की आंखें भरी हुई थी अनिच्छा का। जूना के हल्के हाथ कांपने लगे। उसे जियोयान के शब्दों का मतलब समझ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद जुनर को कुछ समझ में आया। उसने धीरे से आह भरी और जियोयान से कहा, अगर भाई जियोयान अभी भी उन्हें जाने नहीं दे सकता तो बस उन्हें जियो परिवार में ले आओ। बहन कैलिन और मैं करेंगे। इसे स्वीकार करें। जब उसने ये कहा तो जुनर को थोड़ा कमजोर महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि यह वाक्य कितना सच था और कितना झूठ। जुनेर की बातें सुनकर जियोयान थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर उसने जुनेर के माथे पर हाथ फेरा और कहा, जियोनिजी, आप क्या सोच रहे हैं? आपके दिल में आपका भाई जियोयान सिर्फ एक विकृत है। आह, मैं। जुनर का चेहरा गर्म हो गया और वह एक पल के लिए नहीं जानती थी कि कैसे उत्तर दे। अंत में ओ सने गुस्से से कहा, क्या भाई जियोयान एक विकृत व्यक्ति नहीं है? जियोयान ये सुनकर नाराज नहीं हुआ, लेकिन उसने जुनेर को जोर से पकड़ लिया, जैसे कि वह उसे अपने शरीर में एकीकृत करना चाहता हो। तुम्हारा और कैलिन का इस जीवन में होना मेरे लिए भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक विकृत हूँ, लेकिन केवल तुम्हारे और कैलिन के लिए। जियोयान ने जुनर से कहा। जुनेर की गलतफहमी को दूर करने के लिए उन्होंने आगे कहा, मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे डर है कि मैं डू क्यूई महाद्वीप छोड़ दूंगा। डू क्यूई महाद्वीप के सभी डू सम्राट अंत में गायब हो गए। यह एक अनसुलझा रहस्य है। मैं चाहता हूं डू सम्राटों के एक समूह को एक साथ लाने के लिए।
उन सभी को मारना असंभव है। मुझे संदेह है कि उन्होंने डू क्यूई महाद्वीप छोड़ दिया है और मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में डू क्यूई महाद्वीप में बदलाव होंगे और मैं उस समय चला जाएगा, जियो यान ने जुनर से कहा। उसके हाथों ने जुनर को जोर से पकड़ लिया और वह जाने देने के लिए बहुत अनिच्छुक था। जियो यान का स्पष्टीकरण सुनने के बाद जुनेर का चेहरा लाल हो गया। उसे शर्म महसूस हुई कि उसने जियो यान को गलत समझा, लेकिन जियो यान को जाने देने में अनिच्छुक भी महसूस किया। उसने पीछे से जियो यान को गले लगाया और वे दोनों बस एक दूसरे को गले लगाते हुए घास पर लेट गए। उनके बीच का रिश्ता समय समय पर स्पष्ट होता था। जूना, आप इस जीवन में मेरे पसंदीदा व्यक्ति हैं, कोई और नहीं। आपके लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, चाहे कब और कहां भी। मैं इसे केवल एक बार कहूंगा और मैं भविष्य में इस वाक्य को याद रखूंगा। मेरे में दिल और मेरे दिमाग में इसे कोई नहीं मिटा सकता, जियोयान ने जुनर से कहा। जुनर ने कुछ नहीं कहा, बस जियोयान को गले लगा लिया। उसे डर था कि यह सपना है और जियोयान अकेले एक अज्ञात दुनिया में चला जाएगा। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होगा। वह ये नहीं कहना चाहती थी कि उसे जियोयान को खोने का डर था। वह अपने आदमी के फैसले का समर्थन करेगी, भले ही वह गलत हो। देर रात आ गई और जियो परिवार की बत्तियां एक एक करके बुझने लगी, लेकिन एक कमरे की बत्तियां अभी भी जल रही थी। वहां एक मेज पर खर्रे, चिट्ठियां वगैरह ढेर थी और मेज के सामने एक व्यक्ति था। यह एक बेहद आकर्षक महिला है। उसने एक सुंदर बैंगनी ब्रोकेड गाउन पहना हुआ है। ब्रोकेड गाउन के नीचे उसका नाजुक शरीर पके आड़ू की तरह मोटा और उत्तम है, जो आकर्षण का स्पर्श दे रहा है। 3000 काले बालों का एक सिर, कंधों से ऊपर की ओर पतली विल्लो कमर के बीच लंबवत रूप से लिपटा हुआ, आकर्षक आंखों की एक जोड़ी। इस समय वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी, अपने माथे को हाथ से पकड़कर विभिन्न दस्तावेजों को देख रही थी। सुंदर मोड़ लोगों को इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पूर्व रानी मेडुसा और अब रंगीन तराजू के अलावा यह व्यक्ति और कौन हो सकता है। इस समय काले लिबादे में एक युवक उसके पीछे दिखाई दिया। उसकी शक्ल खामोश थी और महिला की 5 सितारा लड़ाकू संत की ताकत के बावजूद उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना काला वस्त्र उतारकर महिला के शरीर पर डाल दिया और धीरे से कहा, जब तुम थक जाओ तो जल्दी सो जाओ। अपने आप पर बहुत अधिक अत्याचार मत करो। इस अचानक आवाज को सुनकर कैलिन पहले तो चौंक गया, फिर शांत हो गया और बिना पीछे देखे बोला, तुम में ये कहने का साहस है कि तुम वास्तव में एक कुशल दुकानदार के रूप में सक्षम हो। सारा काम मुझ पर छोड़ दो, आगे बढ़ो। अकेले जुनर के साथ डेट पर जाएं। कैलिन के लहजे में उसकी शिकायतें बिल्कुल भी नहीं छिपी थी। उसने प्यार और नफरत करने की हिम्मत की। ये कैलिन का चरित्र था। जियोयान ने अजीब तरीके से अपनी नाक को छुआ और एक पल के लिए अवाक रह गया। कैलिन ने जो कहा वह सब सच था। आज का जियो परिवार उतना कमजोर परिवार नहीं है जितना पहले था। इसमें लड़ने की भावना भी नहीं है। जियो परिवार में अब बहुत सारी चीजें चल रही हैं। यान लीग में बहुत सारी चीजों का जिक्र नहीं है। हर चीज को किसी के द्वारा नियंत्रित करने की जरूरत है। हालांकि परिवार का मुखिया और गठबंधन का नेता जियोयान भाग गया, इसलिए कैलिन ने स्वाभाविक रूप से सब कुछ संभाल लिया। सौभाग्य से तियानफू एलायंस के पास कार्यभार संभालने के लिए याओ लाओ है, अन्यथा कैलिन इसे संभालने में सक्षम नहीं होंगे, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो। हताशा में जियोयान के पास कैलिन की कमर को पीछे से पकड़ने और फुसफुसाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे क्षमा करें, कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। इन कुछ शब्दों में कैलिन के लिए जियोया आना का अंतहीन प्यार था। मीठी बातों से लड़कियों को खुश करने में वह कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन ये भी उनकी खूबी है कि उनके छोटे छोटे शब्द अंतहीन सच्ची भावनाओं से भरे होते हैं। कैलिन के जिद्दी स्वभाव के कारण वह ये सुनने के बाद थोड़ा प्रभावित होने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि जियोयान ने एक ही बात अनगिनत बार कही, लेकिन उसे ये सुनकर कभी भी थकावट नहीं हुई कि जियोयान उस पर एहसान करती है। ठीक उस समय की तरह वह एक श्रेष्ठ रानी थी और जियोयान एक महान योद्धा थी। उसने उसकी मदद की और बदले में उसने उसकी मदद की। उनके बीच का रिश्ता एक नाटक की तरह था। सबसे पहले उसने अपने दांत पीस लिए और उसे टुकड़ों में काट देना चाहती थी, लेकिन जियो की उपस्थिति ने उसे अपना निर्णय बदल दिया। इस प्रकार वह उसकी पत्नी बन गई और वह उसका पति बन गया। हालांकि उसने शुरू में जियो के लिए उससे शादी की थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह वास्तव में उसे मना नहीं कर सकती थी। हालांकि वह जानती थी कि उसने जानबूझकर उसे बहुत सारा काम दिया था। वह अन्य लोगों के साथ इश्कबाजी करने लगा और वह बस इसके लिए नाराज हो गई। एक क्षण, चाहे कुछ भी हो, मैं अभी भी गंभीरता से अपना काम पूरा करता हूँ, क्योंकि वह लड़की उसकी बहन है और उसकी पसंदीदा है। कैलिन ने जियोयान की छाती में अपना सिर छिपा लिया, अपने लाल होंठ उठाए और कहा, मुझे बताओ, तुम्हें मुझसे क्या करना है। आह, क्या बात है। अगर मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं आपसे बात क्यों नहीं करता। जियोयान ने कैलिन से सीधा चेहरा बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, अगर आप प्यार या फुसफुसाहट के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप जुनेर जाएंगे। आप केवल तभी मेरे पास आएंगे जब कुछ घटित होगा। कैलिन का स्वर तीव्र संतोष से भरा था। जियोयान वाक्पटुता के मामले में असहाय था। वह महामहिम महारानी का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था। मैं तुम्हारा अधिक ऋणी हूँ और तुम मुझसे कर्ज लेने के लिए आना याद रखोगी। क्या होगा यदि तुम इतनी सुंदर हो और अब मुझे नहीं चाहती, तो मुझे क्या करना चाहिए। कैलिन को पकड़ते हुए जियोयान ने अपना बचाव किया। यह सुनकर कैलिन का चेहरा लाल हो गया और उसे दिल में थोड़ा मीठापन महसूस हुआ कि जियोयान को अभी भी उसकी परवाह है।
ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ, क्या मैं तुम्हें एक और चीज दे सकता हूँ? ऐसा लग रहा था कि जियोयान ने कैलिन को और भी जोर से पकड़ रखा है, भले ही वह इतने सुंदर और मनमोहक व्यक्ति को पूरे दिन भी अपने पास रखे, उसे थकान महसूस नहीं होगी। चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं। कैलिन ने भी जियोयान की बढ़ती तीव्रता को महसूस किया, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और बस महसूस किया कि जियोयान थोड़ा लालची था। मुझे हाल ही में ऐसा लग रहा है कि मैं डुक्यूई महाद्वीप छोड़ रहा हूँ, इसलिए जियोयान इस बार होशियार हो गया और उसने यह नहीं कहा कि वह कैलिन के स्वभाव के साथ उन्हें छोड़ रहा है। अगर उसने उसे गलत समझा तो पूरा जियो आज रात कुनबा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जियोयान को कैलिन ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। कैलिन जियोयान की बाहों से अलग हो गई और खड़ी हो गई। उसका चेहरा ठंडक की परत से ढका हुआ था और उसने ठंडी आंखों से जियोयान को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले की तरह उदासीन और ठंडी रानी मेडुसा में लौट आए हो। तुम्हें फिर से जाना होगा। हम केवल लंबे समय से एक साथ हैं। मुझे तुम्हारे जुनर के साथ पूरा दिन बिताने पर कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम मुझे पता है कि तुम सुरक्षित हो। क्या डू सम्राट बनने का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है, अपने परिवार के साथ रहें। आप जानते हैं कि आपने इजुमो साम्राज्य में अपनी छाप छोड़ी है और मुझे 10 साल से अधिक समय तक इंतजार कराया है। लेकिन अब आप कहते हैं कि आप अभी भी जाना चाहते हैं। मैं कभी भी सहमत नहीं होऊंगा जियो, और मैं आपके लिए फिर से पीड़ित होंगे। मैं चिंतित हूं और इंतजार कर रहा हूं। इस मामले पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैलिन का स्वर निर्णायक था और उसकी महान रानी का स्वभाव विशेष रूप से सम्मोहक था, लेकिन यद्यपि उसका स्वर सख्त था। शिकायत की तीव्र भावना। जियोयान उसे अपनी बाहों में पकड़ना चाहता था और उसे सांत्वना देना चाहता था। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा। डू क्यूई महाद्वीप के सभी डू सम्राट गायब हो गए हैं। ये स्वर्ग और पृथ्वी का नियम हो सकता है, और वह न चाहते हुए भी इसे बदल नहीं सकता है। जियोयान खड़ा हुआ, कैलिन के पास आया, उसे फिर से अपनी बाहों में गले लगाया और सांत्वना दी। कैलिन, कभी कभी मुझे वास्तव में खुशी होती है कि भूमिगत दुनिया में मेरा तुम्हारे साथ एक अटूट बंधन है। तुम मुझे भगवान दे दो। पत्नी, मैं इस जीवन में आपकी दयालुता का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन मैं केवल इसके लिए खेद व्यक्त कर सकता हूँ। डू क्यूई महाद्वीप में डू सम्राट हमेशा के लिए मौजूद नहीं रह सकता और मुझे वहां से चले जाना चाहिए। ये सुनकर कैलिन की आंखें लाल हो गईं। वो समझ गई कि यह जियोयान की विदाई थी और इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं था। कल मेरे साथ जिंगयुन पवेलियन आओ और कुछ देर के लिए यहाँ सब कुछ रोक दो। कमरे में आवाज बंद हो गई, सिवाय दो लोगों के एक दूसरे को कसकर गले लगाने के। CH2 विदाई। अगले दिन झेंझो जिंगयुन मंडप के मुख्य हॉल में। पिताजी, माँ जुनेर, आप यहाँ क्यों हैं? लाल कपड़े पहने एक लड़की ने खुद को जियोयान की बाहों में फेंक दिया। लड़की का चेहरा आकर्षक और अद्वितीय था और उसका शरीर कम उम्र में ही विकसित हो गया था। बड़ी होने पर वह स्वाभाविक रूप से एक परेशान करने वाली महिला होगी। जियोयान ने महिला को मुस्कुराते हुए 5 साल की बच्ची को गले लगाते हुए देखा, उसके गाल पर चुटकी ली और मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लड़की, क्या तुम हर दिन बहुत मेहनत कर रही हो? तुमने बहुत वजन कम कर लिया है। जियाओ ने अपनी आंखें झपकाई और कहा, पिताजी, मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे और अधिक सुंदर होने के लिए अपना वजन कम करना होगा। इस समय सामने की सीट पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे लड़के, क्या तुम जियो को गाली देने के लिए मुझे डांटोगे? हालांकि बूढ़े व्यक्ति के शब्द निंदनीय लग रहे थे, हर कोई बूढ़े व्यक्ति के शब्दों को सुन सकता था। जियोयान ने अपना सिर उठाया और बूढ़े आदमी की ओर देखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। अब अतीत का युवा ईगल अपने पंख फैला चुका है और ऊंची उड़ान भर रहा है, लेकिन बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो गया है। जियोयान जियो को याओ लाओ के सामने ले गया, सीधे घुटने टेक दिए और जियो को भी घुटने टेकने के लिए कहा, जबकि जुनर और कैलिन ने जानबूझकर याओ लाओ के सामने बाईं और दाईं ओर घुटने टेक दिए। ये देखकर याओ लाओ जल्दी से खड़ा हुआ और जियोयान की मदद करना चाहता था, लेकिन जियोयान ने कहा, शिक्षक अपने शिष्य के प्रति इतने दयालु हैं कि जियोयान अपने जीवन में कभी इसका बदला नहीं चुका सकता। अब शिष्य को डू क्यूई महाद्वीप छोड़ना होगा और शिक्षक को धन्यवाद देने के लिए केवल एक प्रणाम नहीं कर सकता। जब याओ लाओ ने ये देखा तो उसे कुछ समझ में आ गया और उसने उसे नहीं रोका। उसने उनकी मदद करने से पहले 4 लोगों को अपने सामने 3 बार झुकने की अनुमति दी। छोटे आदमी, तुम बाहर डोकी महाद्वीप से बेहतर नहीं हो। धैर्य रखना सीखो और गुस्से से काम मत करो। ठीक है, जियोयान के पास अनुपात की अपनी समझ है। कई लोगों ने फिर से एक साथ बात की। झोंगझो शुआंगडी पर्वत। यहाँ एक गोलाकार प्रकाश स्तंभ दिखाई दिया और डू क्यूई महाद्वीप के लगभग सभी ताकतवर लोग प्रकाश स्तंभ के पास एकत्र हो गए। सबसे आगे काले कपड़े पहने व्यक्ति जियोयान था, उसके पीछे गु युआन और झू कुन थे। भाई जियोयान, क्या ये डू क्यूई महाद्वीप से बाहर जाने का रास्ता है? जियोयान के बगल में हरे कपड़े पहने एक महिला ने पूछा। ऐसा ही होना चाहिए। जियोयान उत्सुक था और उसने दिखाई देने वाली प्रकाश किरण को देखा। इसी समय प्रकाश स्तंभ से बड़ी मात्रा में गैस निकली। सम्राट की उत्पत्ति क्यूई, वास्तव में सम्राट की उत्पत्ति क्यूई है। गु युआन और अन्य शक्तिशाली लोग हैरान थे। जियोयान भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सम्राट के स्रोत क्यूई को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और ये देखकर अन्य मजबूत लोगों ने भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद सम्राट की उत्पत्ति क्यूई उभरी और सभी के बीच विभाजित हो गई। जियोयान ने सम्राट की उत्पत्ति क्यूई को जुनेर को सौंप दिया और धीरे से कहा,
सम्राट की उत्पत्ति क्यूई के साथ आप डूडी के माध्यम से भी तोड़ सकते हैं। कै लिन कहाँ है? जियो यान ने चारों ओर देखा और कै लिन को नहीं देखा। सिस्टर कैलिन ने कहा कि वह आपके जाते हुए व्यक्ति को दोबारा नहीं देखना चाहती, इसलिए वह नहीं आई, जुनर ने समझाया। जियो यान ने एक असहाय मुस्कान दी, जुनेर को गले लगाया और कहा, ध्यान रखना। इतना कहने के बाद जियो यान ने उपस्थित सभी शक्तिशाली लोगों को अपने हाथ झुकाए और फिर प्रकाश के स्तंभ में प्रवेश किया। इस समय एक सुन्न आवाज आई, 1 मिनट रुको, और जियो यान के पीछे एक आकर्षक महिला दिखाई दी। ये कैलिन थी। कैलिन की आवाज सुनकर जियो यान जल्दी से रुका और कैलिन की ओर देखा। कैलिन जियो यान के पास आए और जियो यान को गले लगाने की पहल की और कहा, हमारी शादी हुए काफी समय हो गया है। ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब मैंने आपको गले लगाने की पहल की है। जियो यान ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ कैलिन को अपने बैकहैंड में पकड़ रखा था। कैलिन ने अपने लाल होंठ जियो यान के कान के पास ले गए और कहा, मैं यहाँ तुम्हें कुछ बातें बताने आई हूँ। सबसे पहले, यदि तुमने बाहर किसी महिला को खोजने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। दूसरा, तुम्हारा जीवन मेरा है, इसे मुझसे मत खोना, नहीं तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, चाहे मर भी जाऊं। तीसरे, यदि किसी दिन मैं तेरे पास कर्ज लेने आऊंगा तो अपने ही हाथ से तुझे मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर क्या? जियो यान ने उलझन में पूछा। कैलिन ने गुस्से में कहा, आप जाना चाहते हैं या नहीं, इसका फैसला तब किया जाएगा जब मैं अगली बार आपसे मिलूंगी। आपको जिंदा रहना चाहिए, आप मेरे हैं और आपकी जिंदगी भी मेरी है। जियो यान के पास कैलिन की 3 चेतावनियों के साथ प्रकाश स्तंभ में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसे बाद सभी यह जियो यान को प्रणाम करते हैं। सेक्ट मास्टर को विदाई, गठबंधन नेता को विदाई, सम्राट यान को विदाई। अज्ञात दुनिया में वास्तव में क्या है और सम्राट जियो यान को क्या अनुभव होंगे? प्रकाश स्तंभ में प्रवेश करने वाले जियो यान ने आदतन अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग आसपास का पता लगाने के लिए किया, लेकिन अपनी शाही क्षेत्र की आत्मा शक्ति के साथ वह वास्तव में प्रकाश स्तंभ में 100 मीटर के भीतर ही सीमित था। यह जानकर जियो यान को आश्चर्य हुआ, इसकी शक्ति डूक्यूई महाद्वीप के आधे हिस्से पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा लग रहा था कि यह अज्ञात दुनिया वास्तव में डरावनी थी। जियो यान ने खुद को याद दिलाया कि उसे न केवल अपने लिए बल्कि जुनर और कैलिन के लिए भी अज्ञात दुनिया में जाना था। ताकत, जियो यान की हड्डियों में लड़ने वाला खून भी इसी में उबल रहा था। मार्ग जहां तक नजर जा सकता था फैला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर कुछ बिजली चमक रही थी। जियो यान ने जल्दी से लड़ाई की भावना से खुद को घेर लिया। बिजली की शक्ति ने जियो यान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, जो पहले से ही एक डू सम्राट था। लेकिन अगर यह गु युआन और झू कुन्ना और अन्य चरम लड़ाकू संत हैं, तो उन्हें बिजली की एक चमक से खत्म किया जा सकता है। जियो यान इस मार्ग में समय की गणना नहीं कर सका, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह इसमें कितनी देर तक उड़ रहा था। CH3 विद आई पार्ट 2। जब जियो यान अधीर था, एक चमकदार रोशनी उसकी आंखों में चली गई। जियो यान ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक अजीब शहर दिखाई दिया। जहां तक नजर जाती है, शहर असीमित है और शहर में विभिन्न इमारतें हैं। कुछ ऊंचे, राजसी और शानदार हैं, जबकि अन्य नीच, संकीर्ण और भद्दे हैं। बेशक पहला शहर के केंद्र में स्थित है, जबकि दूसरा चारों ओर बिखरा हुआ है। जियो यान को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि सम्राट की मूल क्यूई यहाँ बेहद समृद्ध थी। कौन सोच सकता था कि सम्राट की मूल क्यूई, जिसने डू क्यूई महाद्वीप पर तबाही मचाई थी, यहाँ इतनी प्रचुर मात्रा में थी। ऐसा लगता है कि यह एक उच्च स्तरीय महाद्वीप है। इस जगह की तुलना में डू क्यूई महाद्वीप मेल से भी बदतर है। आप डू क्यूई महाद्वीप के व्यक्ति हैं, ठीक है? इस समय जियो यान के कानों में एक आवाज आई। जियो यान के सामने कवच पहने और भाला पकड़े हुए एक सैनिक था। ये सही है। हालांकि जियो यान उत्सुक था, फिर भी उसने उत्तर दिया। दूसरा पक्ष सटीक रूप से बता सकता था कि वह डू क्यूई महाद्वीप से था, इसलिए उसे इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, डू क्यूई महाद्वीप से केवल एक ही व्यक्ति है, जियो कबीले से जियो यान। आपका नाम जियो यान है? सैनिक ने अपने हाथ में एक पुस्तिका देखी और जियो यान से कहा। ठीक है, मेरा नाम जियो यान है, जियो यान ने उत्तर दिया। यह अच्छा है, मेरे साथ आओ। तुम आखिरी हो और जियो कबीले के सभी लोग आ गए हैं। सैनिक ने जियो यान से कुछ कहा, फिर मुड़ा और एक दिशा में चला गया। जियो कबीला? क्या यहाँ कोई जियो कबीला है? जियो यान का दिल उत्साह से भर गया। इस अजीब दुनिया में अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति से मिलना एक अद्भुत बात होगी। हालांकि उसके मन में कई सवाल थे। जियो यान इतना बुद्धिमान था कि उसने सैनिकों से नहीं पूछा, जियो कबीले में पहुंचने पर उसे सब कुछ पता चल जाएगा। जियो यान ने शहर की सड़कों पर सैनिकों का पीछा किया। जियो यान को उसके जैसे कुछ लोग भी मिले जिनका नेतृत्व सैनिक कर रहे थे। लेकिन जियो यान को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि यहाँ हर कोई डटी से ज्यादा मजबूत लग रहा था। क्या ये वह जगह हो सकती है जहाँ सम्राट डू इकट्ठा होते हैं? जब जियो यान आश्चर्यचकित हुआ, तो सामने वाले सैनिकों ने जियो यान से कहा, इसे जेन शहर कहा जाता है, और यह निचले विमान डू सम्राट के लिए च्वांगशी महाद्वीप में आने वाला पहला पड़ाव है। हालांकि जेन शहर के बाहर लड़ाई की अनुमति नहीं है, प्रत्येक परिवार के स्टेशन में यह अलग है। मैं आपको याद दिला दूं, जब आप जियो कबीले के स्टेशन में प्रवेश करते हैं तो सावधान रहें। सृजन महाद्वीप में नियम वही हैं जो निचले स्तर पर है। उद्धरण चिन्ह। जियो यान का दिल जिज्ञासा से भरा था कि वह इस सृजन महाद्वीप में क्यों आया था।
वह किसी को नहीं जानता था और किसी ने भी नहीं देखा था कि कोई उसे परेशान करने क्यों आएगा। और वह जियो कबीले में नहीं गया, परिवार का कोई सदस्य उसके लिए परेशानी क्यों पैदा करेगा। जब जियोयान सोच में खोया हुआ था, सैनिक ने एक छोटे से आंगन की ओर इशारा किया और जियोयान से कहा, मैं केवल तुम्हें यहाँ भेज सकता हूँ। आप खुद ही अंदर जा सकते हैं। इतना कहने के बाद सैनिक मुड़ा और बिना कोई भुगतान किए चला गया। उस पर ध्यान देने पर जियोयान अभी भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। जियोयान दरवाजे तक चला गया। अपने साथी आदिवासियों के प्रति शिष्टाचार दिखाते हुए उसने अंदर क्या था ये पता लगाने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसने दरवाजे पर हंसी की आवाज सुनी। जियोयान ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया और आवाज छोटे आंगन में फैल गई। लेकिन जियोयान बाहर धूप की छड़ी के लिए इंतजार करता रहा और किसी ने जवाब नहीं दिया। जियोयान थोड़ा घबरा गया। उसने काफी जोर से दरवाजा खटखटाया। इतनी देर तक खटखटाने के बाद भी किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया। जियोयान ने कुछ देर सोचा और फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार उसने जानबूझकर अपनी आवाज तेज कर दी, लेकिन नतीजा अब भी पिछली बार जैसा ही रहा, किसी ने जवाब नहीं दिया। जियोयान को पता था कि अंदर कोई है और यह जानबूझकर लोगों के समूह द्वारा किया गया होगा। जियोयान के साथ पहले कब ऐसा व्यवहार किया गया था, वह डुक्यूई महाद्वीप पर जहां भी गया, लोगों ने उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया। लेकिन ये याद करते हुए कि यह वह व्यक्ति था जिससे उसका खून का रिश्ता था, और सैनिक को ये कहते हुए सुनना कि वह आखिरी था, वे शायद उसे सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि उसने उन्हें इतने लंबे समय तक इंतजार कराया था। जियोयान ने अपने दिल में गुस्सा दबा लिया और तीसरी बार दरवाजा खटखटाया। इस बार उसने पहले ही दरवाजा खटखटाकर अपनी ईमानदारी दिखा दी थी। अगर वे अब भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करते तो जियोयान को अंदर घुसने में कोई आपत्ति नहीं होती, वह स्वयं। लेकिन जिस बात ने जियोयान को राहत दी वह ये थी कि दरवाजे पर तीसरी दस्तक के बाद अंदर से आवाज आई, दरवाजा बंद नहीं है, धक्का देकर दरवाजा खोलें और अंदर आ जाएं। ये सुनकर जियोयान ने राहत की सांस ली। चीजें हमेशा अच्छी दिशा में विकसित होती हैं। जियोयान वास्तव में उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरता है। ऐसा नहीं है कि जियोयान मजबूत लोगों से डरता है, बल्कि यह कि वे एक ही परिवार से हैं। उनकी राय में परिवार किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। जियोयान ने अपने कपड़े ठीक किए और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। हालांकि जैसे ही जियोयान ने दरवाजा खोला, लड़ाई की भावना से भरे सैकड़ों लंबे तीर जियोयान पर चला दिए। जियोयान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंदर आते ही उसे इतना अच्छा उपहार मिलेगा। लेकिन क्या ये जियोयान के लिए उपयोगी है? वर्षों की सख्त लड़ाई के बाद जियोयान को पता नहीं है कि इस स्थिति से निपटने के कितने तरीके हैं। यीहुओ हिंग प्राचीन शासक जियोयान के हाथ में दिखाई दिया। जियोयान ने एक भी पैर खोए बिना सभी तीरों को चकनाचूर कर दिया। CH4 जियो कबीले का निर्माण। इस अनुभव के बाद जियोयान ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सैनिकों ने कहा कि वे जियो कबीले से थे, जियोयान ने उनके साथ रक्त का आदान प्रदान नहीं किया था। कौन गारंटी दे सकता है कि वे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। सम्राट क्षेत्र की आत्मिक शक्ति ने तुरंत इस क्षेत्र को कवर कर लिया, लेकिन जियोयान ने यह भी पाया कि उसकी आत्मिक शक्ति कुछ हद तक खराब थी। पहले वह 10,000 मीटर के दायरे में हर पौधे और पेड़ की हलचल को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, लेकिन अब जैसे ही वह 500 मीटर की दूरी तक फैलती, उसकी आत्मिक शक्ति का उससे संपर्क टूट जाता और 100 मीटर दूर की चीजें भी धुंधली रह जाती। केवल 100 मीटर के भीतर के दृश्य ही वह अपने चारों ओर की हर चीज को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। लेकिन जियोयान को अभी भी ध्वनि का स्रोत मिल गया। अच्छे कपड़े पहने लोगों का एक समूह एक छोटे से समतल मैदान पर इकट्ठा हुआ। सफेद कपड़ों में से एक व्यक्ति ने जियोयान से कहा, आपको जियोयान होना चाहिए। आप ठीक समय पर आए हैं। अभी भी आपके अध्ययन के लिए एक खेल है। जियोयाओ, चलो। जियोयान को ठीक से समझ नहीं आया कि उस आदमी का मतलब क्या है, इसलिए वह भीड़ के पास आया और देखा कि 4 लोग जमीन पर पड़े हुए थे। उनके मुंह के कोनों पर खून के निशान थे और उनके शरीर पर हर जगह चोटें थी। शव। इस समय भव्य ब्रोकेड कपड़े पहने एक व्यक्ति भीड़ के केंद्र में आया और गर्व की अभिव्यक्ति के साथ कहा, त्यानलिंग महाद्वीप जियोयाओ। इसी समय भूरे रंग के कपड़े पहने एक आदमी उस आदमी के सामने से निकला, लेकिन इस समय उसका चेहरा थोड़ा उदास था और अच्छे कपड़ों वाले आदमी के आत्मविश्वास की तुलना में उसकी आंखों में डर अधिक था। उस महाद्वीप पर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसका अपना अहंकार है, लेकिन केवल जब वह खूबसूरत कपड़ों में लोगों के समूह को अपनी आंखों से कार्रवाई करते हुए देखता है, तो क्या वे समझेंगे कि अतीत में वे सिर्फ कुएं में मेढक थे। लेकिन इस लड़ाई में वह इससे बच नहीं सकते कि वह न केवल मेरा अपना सम्मान है बल्कि उस महाद्वीप का भी सम्मान है। चूंकि इसे टाला नहीं जा सकता, आइए लड़ें। कांगबेई महाद्वीप हुआंगलिन। भूरे रंग के कपड़े वाले व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज तेज नहीं थी बल्कि लड़ने की भावना से भरी थी। जियोयान को थोड़ा अजीब लगा। क्या ये जियो कबीला नहीं है? हुआंग नाम का कोई व्यक्ति कैसे है? हालांकि इस जियोयान की तुलना में वह ये भी देखना चाहता था कि वह कितना शक्तिशाली है। ये प्रतिभाएं अन्य महाद्वीपों से थी। हुआंगलिन ने मैदान के बीच में अपना हथियार निकाला। यह एक लंबी बंदूक थी और उस पर हल्की हल्की बिजली की चमक देखी जा सकती थी। उसी समय उसकी आत्मिक शक्ति भी तुरंत फैल गई और शांत लड़ाई की भावना को धीरे धीरे भाले में इंजेक्ट किया गया और बिजली भी इसी क्षण चमक उठी। ये हुआंगलिन वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी लड़ाई की भावना पर नियंत्रण और दुश्मनों से लड़ने में समृद्ध अनुभव ने जमीन पर पड़े लोगों को एकमत से तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया।
इसके विपरीत विपरीत दिशा में जियो याओ शांत और अविचल दिखे। उन्होंने अपना हथियार भी नहीं निकाला। बस वहां खड़े रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है कि उसका प्रतिद्वंद्वी क्या कर रहा है। जब जियो यान ने हुआंग लिन को कार्रवाई करते देखा तो उसके मन में भी प्रशंसा का भाव आया, लेकिन हुआंग लिन की आत्मा शक्ति केवल स्वर्गीय क्षेत्र की महान पूर्णता तक पहुंची और शाही क्षेत्र तक नहीं पहुंची। जियो यानी क्षेत्र की आत्मा शक्ति इस सृजन महाद्वीप में हर जगह प्रतिबंधित है, उसे तो छोड़ ही दें। जब जियो यान ने जियो याओ को देखा तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वह जियो याओ की ताकत को नहीं देख सका। तब केवल एक ही संभावना है, जियो याओ उससे अधिक मजबूत है। जियो यान ने धीरे से आह भरी, जैसा कि अपेक्षित था। आकाश के बाहर एक दुनिया है और दुनिया के बाहर लोग हैं। हर कोई एक दूर सम्राट है जो अभी निचले स्तर से ऊपर आया है, लेकिन ताकत में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। हुआंग लिनकेसी हाओ अपने प्रतिद्वंद्वी की अवमानना के कारण असंतुष्ट नहीं थे। वह जानते थे कि उनके पास ताकत है, इसलिए उसने हमला शुरू करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर लात मारी और बिजली की तरह जियो याओ की ओर दौड़ पड़ा। जियो यान की राय में यह एक अच्छी गति थी, लेकिन भव्य कपड़ों में युवक के चेहरे पर तिरस्कार की झलक थी। जब हुआंग लिन का हमला बिजली की शक्ति के साथ आया तो जियो याओ बिना किसी कारण के गायब हो गया। हुआंग लिन का हमला हवा में गिरा, चाहे आपका हमला कितना भी मजब बड़े ऊंचा क्यों न हो। अगर यह किसी को नहीं लगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। हुआंग लिन ने पूरे प्रतियोगिता स्थल को स्कैन किया, लेकिन जियो याओ को नहीं देखा और उसकी आत्मा की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्वाभाविक रूप से उसके माथे पर पसीना झलकने लगा। वह भूलेपन से यह नहीं सोचेगा कि प्रतिद्वंद्वी जीत नहीं सकता और भाग नहीं सकता। तब केवल एक ही संभावना है, प्रतिद्वंद्वी के पास गुप्त युद्ध कौशल है। धिक्कार है, दुनिया में ऐसे लड़ने के कौशल कैसे हो सकते हैं। जब हुआंग लिन ने अपना वार मिस कर दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी को गायब होते देखा तो उसे समझ आया कि अब उसके पास प्रतिद्वंद्वी को मजबूर करने के लिए बड़े पैमाने पर हमले का इस्तेमाल करना था। बाहर दूसरा है अपनी ताकत को रक्षा पर केंद्रित करना। हालांकि यह तरीका रूढ़िवादी है, लेकिन ये लड़ाई की भावना को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। पहले वाले तरीके में उच्च स्तरीय युद्ध कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत अधिक लड़ाई की भावना खर्च होती है। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने बचाव के लिए बाद वाले को चुना। रबर बेवकूफ होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पूर्ण लाभ की स्थिति में आप बेवकूफों के समूह को ही हराया जाएगा। अब से हम जियो कबीले में हमारे लिए कड़ी मेहनत करेंगे। इस समय हुआंग लिन को याद आया उसके पीछे एक वाक्य। हुआंग लिन का चेहरा एकदम बदल गया और वह चिल्लाया, थंडर शील्ड। उसी समय जियो याओ का हमला स्पष्ट लग रहा था, लेकिन एक मजबूत ताकत का संकेत था, मारो। जियो याओ के हमले के तहत वज्र ढाल तुरंत प्रकाश के बिंदुओं में बदल गई। जब रोशनी खत्म हो गई तो सभी को पता चला कि जियो याओ ने हुआंग लिन के बाएं कंधे में एक छोटा चाकू डाला था और फिर उसने सभी के सामने चाकू निकाला और अपने बाएं कंधे को अपने हाथ से ढक लिया। जियो याओ उदास अभिव्यक्ति के साथ। वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसे कभी विश्वास नहीं हुआ कि वह कांगबेई महाद्वीप का सबसे मजबूत व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी से एक चाल में हार जाएगा। वास्तव में उसके पास उनके सामने लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। ओहो, भव्य कपड़ों में लोगों का समूह तुरंत चिल्लाया, उनके लोग जीत गए थे। लड़के, याद रखें, अब से जब आपके कैंगरू महाद्वीप या जुबेई महाद्वीप के लोग हमें तियानलिंग महाद्वीप से देखेंगे तो बेहतर होगा कि वे रास्ता बदल लें। अगर हमें आपको कुछ भी बताना है तो बेहतर होगा कि आप इसे हमारे लिए करें। जहां तक आपके स्थान की बात है तो जो सुंदरियां आएंगी वे हमारे तियानलिंग महाद्वीप में शामिल हो जाएंगी। दूसरे शब्दों में, आपकी वहां मौजूद सुंदरियां हमारी हैं और हमारी सुंदरियां हमारी हैं। जियो याओ ने हुआंग लिन से कहा। क्या आप सभी जियो लोग इतने बदमाशी कर रहे हैं? कम से कम मुझे आपके जियो कबीले में शामिल नहीं होना है। हुआंग लिन ने जियो याओ को गुस्से से देखा और कहा, आपको किसने बताया कि आप हमारे जियो कबीले में शामिल हो गए हैं? आप हमारे जियो कबीले के लिए सिर्फ उम्मीदवार हैं। एक बार जब आप आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाते हैं तो आपकी मूल यादें मिटा दी जाएंगी और आप हमारे जियो कबीले के सेवक बन जाएंगे। सृजन में इस महाद्वीप में जिनके पास सबसे कम ताकत है वे डूडी हैं, इसलिए हम केवल आपको कम ताकत और प्रतिभा वाले लोगों को हमारे रईसों की सेवा के लिए गुलाम बना सकते हैं। जियो याओ ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ सभी से कहा और जियो यान की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। हालांकि वह जानता था कि इस महाद्वीप में प्रतिस्पर्धा क्रूर थी। जियो याओ के शब्दों को सुनने के बाद जियो यान अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सका। अगर आप किसी इंसान की याददाश्त मिटा देंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। CH5 फाइट फॉर ग्लोरी। जहां तक ये सवाल है कि क्या जियो नाम के सभी लोग इतने घमंडी हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि वे नहीं हैं। उदाहरण के लिए जियो यान ठीक है। उस आदमी ने लंबे समय तक दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की। उसके पास था आने से पहले भाई मिंग को अंदर आने के लिए कहना। वह गुलाम बनने के लिए पैदा हुआ था। जियो याओ खेल के मैदान पर खड़ा था और जियो यान को घूर रहा था। उसके शब्द उत्तेजना से भरे थे। हाँ, भाई याओ सही कह रहे हैं। भाई याओ बहुत शक्तिशाली है। भाई याओ को मिलकर इस बच्चे को हराना चाहिए। जाओ, इस तरह के व्यक्ति को अभी भी भाई याओ को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं उसे एक चाल से मार सकता हूँ। हाँ, अपने छोटे शरीर के साथ मुझे लगता है कि जियो फेंग उसे संभाल सकता है। ये सही है भाई मिंग। भाई याओ, जियो फेंग को उससे लड़ने दो।
इस डू पक्षी महाद्वीप में हजारों वर्षों से केवल एक ही डू सम्राट है और मुझे उससे बर्बाद होने की उम्मीद नहीं थी। अच्छे कपड़े पहने लोगों का समूह जियोयान पर हंसा। नेता श्वेत वस्त्रधारी वह व्यक्ति था जिसने जियोयान से बात की थी। बात सिर्फ इतनी है कि वह कुछ सोच रहा था और उसने लोगों के एक समूह को नजरअंदाज कर दिया। जियोयान ने भी उनके स्वर में बुरे इरादे सुने। उसने मूल रूप से सोचा कि उसे देर हो गई है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अधिक सम्मानजनक होना चाहता था, लेकिन उनकी राय में वह पूरी तरह से डरपोक, डरा हुआ और अक्षम था। इस मामले में उनके मुंह को बंद करने का एकमात्र तरीका ताकत का उपयोग करना है। इस दुनिया में विनम्रता का केवल उपहास किया जाएगा और केवल ताकत ही राजा है। जब जियोयान ने एक कदम आगे बढ़ाया और किसी को चुनौती देने की योजना बनाई, तो हुआंग लिन अचानक चिल्लाया, चुप रहो सब लोग, मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये बच्चा मेरा अपमान कर सकता है, लेकिन मैं जहां हूं उस महाद्वीप का अपमान नहीं कर सकता। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो भी देर सबेर आपकी याददाश्त मिट जाएगी। भले ही मैं आज मर जाऊं, मैं आपको ये बताने के लिए आपके मांस के कुछ टुकड़े काट लूंगा कि कांगबेई महाद्वीप में कोई बर्बादी नहीं है। हुआंग लिन ने धीरे से अपनी छाती सीधी की और अपना भाला फिर से अपने हाथ में पकड़ लिया। अत्यधिक उत्तेजना के कारण उसके कंधों पर खून अनियंत्रित रूप से बहने लगा, जिससे धीरे धीरे उसके कपड़े लाल हो गए। इस समय वह पूरी तरह से क्रोधित था। वह लड़ाकू से लेकर लड़ाकू सम्राट तक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, उसने किसी भी अन्य से अधिक काम किया था। वह मुख्य भूमि का विश्वास है। आज वह मर भी जाए तो कांगबेई महाद्वीप की गरिमा की रक्षा करेगा। एक आदमी को अपमान सहना चाहिए, लेकिन जब उसने अपनी स्मृति को मिटाने के बारे में सुना, तो उसने जीवन और मृत्यु को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हुआंग लिन के शब्दों के बारे में भी ऐसा ही महसूस करते हुए जियोयान थोड़ा सा घबरा गया। हालांकि स्थिति स्पष्ट रूप से अब उनके लिए अच्छी नहीं है। हालांकि जियोयान डू क्यूई महाद्वीप की गरिमा को बनाए रखना चाहता है, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि रंगीन कपड़ों में लोगों के इस समूह को दुश्मन बना दे। वे स्पष्ट रूप से एक ही शिविर में थे। यदि उसने उन्हें बहुत अधिक नाराज किया, तो वे समूहों में उस पर हमला कर सकते थे। हुआंग लिन की कठोरता के बारे में जियो याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मेरी पसंदीदा चीज कठोर हड्डियां हैं, क्योंकि उन्हें चुटकी बजाना बहुत अच्छा लगता है। आज मैं तुम्हें, बेवकूफ महाद्वीप, पूरी तरह से अपने पैरों के नीचे रौंद दूंगा। हुआंग लिन के हाथ में भाला फिर से दिखाई दिया और उसकी आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। क्या आप अदृश्य नहीं हो सकते? ठीक है, मैं आज पूर्ण आक्रमण युद्ध कौशल का उपयोग करूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। हुआंग लिन ने जेड की बोतल खोली और उसके हाथ में एक गोली दिखाई दी। उसने इसे एक घूंट में निगल लिया और बिजली की विशेषता पर उसका नियंत्रण अचानक थोड़ा बढ़ गया। एक देशी बपकिन एक कंट्री बपकिन है। जब आप डू सम्राट के पास पहुंचते हैं, तब भी आप शाही स्तर से नीचे अमृत लेते हैं। सृजन महाद्वीप में आपके पास न तो ताकत है और न ही आपके रिश्तेदारों की सुरक्षा है। आपको केवल पीटा जा सकता है। आप हो सकते हैं उनमें से अधिकांश से अधिक मजबूत, लेकिन उन सभी को परिवार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए चाहे वे कितने भी अक्षम क्यों न हो, वे आपको धमका सकते हैं। यदि आप विरोध करने का साहस करते हैं, तो लोगों का एक समूह आपसे निपटने के लिए आएगा। हुआंग लिन से कहा। हुआंग लिन की ताकत की परवाह नहीं की जा रही है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भविष्य में पुनर्जन्म लेने के लिए एक बेहतर मुख्य भूमि खोजें, ताकि आप दोबारा अपने तुच्छ स्थान पर जन्म न लेना चाहें। चुप रहो, मैंने कहा। मैं कांगबेई महाद्वीप से हूँ। ये वह जगह नहीं है जहाँ पक्षी विचरण करते हैं। ये वह जगह है जहाँ तुम उस कुतिया के बेटे हो जिसने तुम्हें ऐसे जानवरों का झुंड पाला है जो मानव शक्ति पर भरोसा करते हैं। हुआंग लिन के समाप्त होने के बाद बोलते हुए, बाल्टियों के आकार की बिजली अचानक उसके केंद्र में जमीन से निकली और इस समय जमीन कांपने लगी। हुआंग लिन ने अपनी आखिरी लड़ाई की भावना का इस्तेमाल ऑलटेक्स वर्ग स्तरीय उन्नत लड़ाई कौशल थंडरिंग 9 प्रोविंसेस को लॉन्च करने के लिए किया, लेकिन उन्होंने जियो याओ की आवाज सुनी। भयानक बिजली की शक्ति तुरंत एक व्यक्ति द्वारा विघटित हो गई थी। सफेद कपड़े में एक आदमी जियो याओ के सामने आया। उसने हमले को रोकने के लिए एक हाथ उसकी पीठ के पीछे रखा और दूसरे हाथ से शून्य को पकड़ लिया। उन्होंने हुआंग लिन को भावहीन दृष्टि से देखा और अंत में जियोयान की ओर देखा और हल्के से कहा, आपने स्पष्ट रूप से देखा है, ये सृजन महाद्वीप का जियो कबीला है। रईसों के पास सर्वोच्च शक्ति है और रईस बहुत एकजुट है। आपके विपरीत, यदि आप में से एक समूह एकजुट हो सके तो आप इतने दुखी नहीं होंगे। भाई मिंग, इस बच्चे के साथ बकवास करना बंद करो। मिस वान किंग जल्द ही वापस आ जाएगी। जब तक वह यहाँ है, भाई जाने नहीं दे सकते। इस व्यक्ति को डू नियाओ महाद्वीप से जियोफेंग के पास छोड़ दें। सफेद कपड़े पहने आदमी ने कहा। सफेद कपड़े पहने यह व्यक्ति वही है जिसने पहले जियोयान से बात की थी, और वह लोगों के इस समूह का नेता भी है, जियोमिंग। जियोमिंग 10 साल पहले च्वांगशी महाद्वीप आया था और इस बार वह सिर्फ दोस्तों के इस समूह को लेने के लिए यहाँ आया था। CH6 जियोयान युद्ध के लिए जाता है। जियोयान ने भीड़ के शोर को नजरअंदाज कर दिया और वह हुआंग लिन के पास आया और अपनी लड़ाई की भावना को उसके शरीर में डाल दिया। हुआंग लिन ने जियोयान की ओर देखा और विरोध करना चाहा, लेकिन उसके पास बोलने की ताकत भी नहीं थी। हुआंग लिन को अपने शरीर के चारों ओर गर्म सांसें घूमती महसूस हुई, कुछ खास नहीं। ऐसा करने के बाद जियोयान बिसाई स्थल पर आया। चूंकि आप लड़ना चाहते हैं, आइए लड़ें। जियोयान निश्चित रूप से आज मेरे डू क्यूई महाद्वीप का अपमान करने के लिए उसे भारी कीमत चुकाएगा।
सबके कानों में स्पष्ट रूप से बता दिया गया। हा, ये बच्चा अपने आप को कौन समझता है? भाई जियोमिंग, जिसकी लंबाई सम्राट से आधी है, यहाँ बैठा है। वह बहुत अहंकारी है और वास्तव में नहीं जानता कि कैसे जीना या मरना है। हा, ये पता चला है कि जो लोग डूनिया महाद्वीप से आए थे वे सभी डींगे हाँकते हुए बड़े हुए हैं। हमारे त्यानलिंग महाद्वीप में अभी भी ऐसे लोग हैं जो इतना पागल होने का साहस करते हैं। अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाता तो मुझे सच में लगता है कि वह मालिक है। उस समूह में प्रत्येक रईस पिछले की तुलना में अधिक व्यंग्यात्मक थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जियोयान के अपंग होने का दृश्य देखा हो। जियो फेंग, चूंकि वे चाहते हैं कि आप आए, आगे बढ़ें। सफेद कपड़े वाला व्यक्ति जियोयान के अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सका और ठंडे स्वर में कहा। जियोयान ने भव्य वर्दी में लोगों के समूह को देखा। उसे इस जियोफेंग में कुछ हद तक दिलचस्पी थी कि उन्होंने वास्तव में उससे लड़ने के लिए किसे भेजा था। लेकिन इस समय कुछ हद तक बचकानी आवाज आई, चाचा, हालांकि मैं छोटा हूं, मेरे साथ लड़ते समय आपको गंभीर होना चाहिए। जियोयान के सामने एक मुट्ठी दिखाई दी, जो जल्दी में थी। हमले से बचने के लिए वह कई कदम पीछे हट गया। साथ ही उन्हें यह भी समझ आया कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को सामने क्यों नहीं देखा। जियोयान का प्रतिद्वंद्वी वास्तव में एक बच्चा था जो केवल 10 वर्ष का था। जियोयान ने पहले अपनी आत्मशक्ति का उपयोग नहीं किया था, इसलिए उसे अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। हालांकि अपने प्रतिद्वंद्वी से मिलने के बाद उन्हें लगा कि यह उनका अपमान है। वह एक अनुभवी लड़ाकू सम्राट था, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ने केवल 10 साल के एक बच्चे को उसके साथ लड़ने के लिए भेजा। इस समय जियोयान का चेहरा तुरंत क्रोधित हो गया। सफेद कपड़े पहने युवक ने जियोयान की ओर देखा जो बस चकमा दे रहा था और मुस्कुराते हुए कहा, जियोफेंग चौथे बुजुर्ग का पोता या परपोता है। मैं विवरण भूल गया हूँ। जब तक आप जानते हैं कि यदि वह रोता है, तुम जियो कबीले में जीवित नहीं रह पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम आज्ञाकारी बनो और उसे तुम्हें पीटने दो। तुम लोग उसे अपमानित नहीं कर सकते। सफेद कपड़े वाले व्यक्ति ने जो कहा उसे सुनने के बाद हुआंग लिन और जमीन पर लेटे हुए 4 लोगों ने जियोयान को और भी अधिक सहानुभूति से देखा। यदि उसने गलती से चौथे बुजुर्ग की पिटाई कर दी, तो भविष्य में जियोयान इन रईसों के संरक्षण में जियो कबीले में कैसे रह सकता है। लेकिन अगर इस बच्चे को सचमुच पीटा गया है, तो वह जियो कबीले में अपना सिर कैसे ऊंचा रख सकता है। ये कदम उनके खिलाफ होने से भी अधिक घृणित लगता है। कम से कम वे अभी इससे खुलकर लड़ सकते हैं। रईसों के समूह ने जियोयान को देखा और अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ बस बचते रहे। क्या वह बहुत अहंकारी नहीं है? वह अब भालू क्यों बन गया है? जियोयान ने असहाय होकर अपने सामने अव्यवस्थित बच्चे को देखा। उन्होंने तेजी से आगे बढ़ने के लिए मूल महाद्वीप में सम्राट की ऊर्जा के समृद्ध स्रोत पर भरोसा किया और थोड़े समय में दू सम्राट तक पहुंच गए। लेकिन बच्चे आखिरकार बच्चे ही हैं। वास्तविक युद्ध क्षमता और मुकाबला करने की क्षमता के मामले में उनकी तुलना जियोयान से कैसे की जा सकती है। हालांकि बच्चे ने असाधारण हरकतें की, फिर भी जियोयान ने उसे चकमा दे दिया। लेकिन जियोयान को भी सिरदर्द था। ये बच्चा एक अनुयायी की तरह उसका पीछा कर रहा था। आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप दुनिया महाद्वीप से हैं। आप एक बच्चे को भी नहीं हरा सकते। एक व्यक्ति ने जियोयान की ओर देखा और भूखी मुस्कान के साथ कहा। जियोयान का चेहरा थोड़ा बदल गया और इस तरह छुपना कोई विकल्प नहीं था। अगर बच्चा उसे मार नहीं पाता और वह जमीन पर लेटकर रोता, तो शायद उसके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं होते। जियोयान को लगा कि उसने आज जैसी निराशाजनक लड़ाई पहले कभी नहीं लड़ी थी। जब वह जियो को पढ़ा रहा था, जब उसकी नींव को स्थिर करने का असमय होता था, तो वह भारी हाथ का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब वह उसका बेटा नहीं था। और उसने महसूस किया, मेरे दिल में कमजोरी की गहरी भावना घर कर गई है। जियोयान को नहीं पता था कि उसे क्या करना है। जब तक उसे रोने से रोका गया, जियोयान ने अचानक समस्या की कुंजी के बारे में सोचा। हाँ, यही बात है। अगर ऐसा है तो इसे संभालना आसान है। जियोयान के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। रंग बिरंगे कपड़ों में लोगों का समूह हुआंग लिन और जमीन पर लेटे कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या समय हो गया है और वह अभी भी हंस सकते थे। जियोयान ने उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराया। जब बच्चे ने फिर से जियोयान पर अपनी छोटी मुट्ठी मारी, तो जियोयान ने कहा, चूंकि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, बस मुझे थोड़ी देर के लिए शांति से सोने दो। CH7 प्रलोभन विफल हो जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। जब जियोफेंग फिर से जियोयान के पास पहुंचा तो वह सबकी आंखों के सामने जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सफेद कपड़े पहने व्यक्ति के अलावा किसी को भी एहसास नहीं हो सका कि क्या हो रहा है। जियोयान ने सफेद कपड़े पहने आदमी की ओर देखा और कहा, क्या आप इस परिणाम से संतुष्ट हैं? ये देखकर कि जियोयान ने वास्तव में उसे उकसाने की हिम्मत की, सफेद कपड़े वाला व्यक्ति क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराया और कहा, हाँ, ये सही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी आत्मिक शक्ति सम्राट स्तर तक पहुंच गई है। ये वास्तव में मुझे उत्सुक बनाता है। हालांकि आप उनसे 10 साल बड़े हैं। आपकी उम्र लगभग 20 साल है, लेकिन च्युआंगशी महाद्वीप में आने से पहले इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको प्रतिभाशाली माना जाता है और अगर मेरा अनुमान सही है, तो आपको अभी भी एक शाही कीमियागर होना चाहिए। ये बाय योग्य है। लोगों के इस समूह का नेता होने के नाते जियोयान ने जियोफेंग के साथ सिर्फ एक नजर के बाद बहुत सी चीजों का अनुमान लगाया। बुरा नहीं है। जियोयान जानता था कि सफेद कपड़े वाले व्यक्ति की ताकत उससे कहीं अधिक थी और उसे कुछ भी छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
हालांकि उसने कभी किसी शाही अमृत को परिष्कृत नहीं किया है, जियो यान को विश्वास है कि जब तक उसके पास कोई नुस्खा है, वह अपनी आत्मिक शक्ति और अजीब आग से इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई व्यक्ति इस बार महाद्वीप के इन कोनों में दिखाई देगा। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। यदि आप डोकी महाद्वीप से अपनी पहचान छोड़कर तियानलिंग महाद्वीप में मेरे साथ शामिल होने के इच्छुक हैं, तो मैं कई बुजुर्गों के साथ काम कर सकते हैं। मैं आपको सलाह देता हूँ। जियो कबीले में आपकी स्थिति आसमान छू जाएगी और आप कुलीन वर्ग के सदस्य बन जाएंगे। इसके अलावा भविष्य में आपके रिश्तेदार क्रिएशन महाद्वीप में आने पर सीधे हमारे तियानलिंग महाद्वीप में शामिल हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जियो कबीले में अनगिनत लोग हैं। किंग राजवंश के लोग कुलीन बनना चाहते हैं, क्योंकि केवल कुलीन बनकर ही वे अपनी यादों के मिटने के खतरे से बच सकते हैं। भले ही आपके क्षेत्र में जाए जियो कबीले, आज आपको 10 साल के भीतर एक गुरु के मार्गदर्शन में होना चाहिए। केवल जब आप सम्राट बन जाते हैं तो आप आधिकारिक तौर पर जियो कबीले के सदस्य बन सकते हैं। उसके बाद भी आपको जियोयान के आदेशों का पालन करना होगा। ये वह अवसर है जो मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। सफेद कपड़े वाले व्यक्ति ने ये स्वाभाविक रूप से कहा। यह सच है। बेशक सफेद कपड़े वाला व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे वह जियोयान की भलाई के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह केवल जानता है कि वह क्या कर रहा है। जियोयान थोड़ा सा घबरा गया। ये कहना होगा कि सफेद कपड़े पहने व्यक्ति के शब्द बहुत शक्तिशाली थे, और जियोयान एक पल के लिए चुप हो गया। जियोयान अपने बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन उसे जुनेर और कैलिन के बारे में सोचना होगा। यदि इस सृष्टि महाद्वीप में प्रतिस्पर्धा इतनी क्रूर है और वह यहाँ असहाय है, तो वह उनकी रक्षा कैसे कर सकता है। जियोयान को बहुत दुख होगा जब वह सोचेगा कि एक दिन जुनर और कैलिन की यादें मिट जाएंगी। लेकिन यदि आप इस तरह उनके अनुरोध को स्वीकार करते हैं, तो क्या आप डुक्यूई महाद्वीप में पापी बन जाएंगे। यदि भविष्य में डुक्यूई महाद्वीप के लोग आएंगे, तो आप उन्हें देखने के लिए चेहरा कैसे पा सकते हैं। भाई मिंग, ये बच्चा वास्तव में नहीं जानता कि क्या अच्छा है या क्या बुरा। जब भाई मिंग ने उसे मौका दिया, तो उसने हमें दिखावा भी किया। मुझे नहीं पता कि जियो कबीले में कितने लोग हमारे तियानलिंग में शामिल होने के लिए भीख मांग रहे हैं। महाद्वीप, एक आदमी ने सफेद कपड़े पहने आदमी से कहा। हाँ भाई मिंग, हम इस बच्चे की अच्छी पिटाई क्यों नहीं करते, और वह तब तक ईमानदार हो जाएगा। वह भाई मिंग से हमारे तियानलिंग महाद्वीप में शामिल होने के लिए भीख मांगने वाले कुत्ते की तरह नहीं है। जियोयान की अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव देखकर सफेद कपड़े वाला आदमी पीछे मुड़ा और अच्छे कपड़ों में पुरुषों के समूह से कहा, जियो फैन को नीचे ले जाओ, अपना मुंह बंद करो और कोई भी तुम्हारे साथ मुंह की तरह व्यवहार नहीं करेगा। जियोयान, समय चल रहा है बाहर। मुझे लगता है कि तुम एक बुरे आदमी हो। कई प्रतिभाओं ने तुम्हें बहुत कुछ बताया है। चाहे तुम लड़ना चाहते हो या हमारे तियानलिंग महाद्वीप में शामिल होना चाहते हो, ये केवल तुम्हारे शब्दों पर निर्भर करता है। जियोयान ने अपना सिर उठ आया और जियोमिंग की ओर देखा और कहा, इस महाद्वीप पर क्या केवल तियानलिंग महाद्वीप के लोग ही रईस बन सकते हैं। यह देखकर कि जियोयान थोड़ा प्रलोभित था, सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने कहा, यह पूरी तरह सच नहीं है। 2 अन्य महाद्वीप हैं जो तियानलिंग महाद्वीप के समान अच्छे हैं, लेकिन वे केवल अपने महाद्वीप के लोगों को ही चुनेंगे। ऐसे बहुत कम हैं वे, लेकिन वे सभी प्रतिभाशाली हैं, एक अद्भुत प्रतिभा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि जब मेरे पंख पूरे हो जाएंगे तो तुम वापस डक्यूई महाद्वीप से हो जाओगे। जियोयान ने गहरी आवाज में कहा, यह आपको शामिल होने के बाद पता चलेगा। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं कि क्या आप मेरे तियानलिंग या मेरे तियानलिंग महाद्वीप में शामिल होंगे। जिन रईसों ने अभी अभी जियोयान को डांटा था, उनके माथे पर पसीना आने लगा। उन्हें चिंता होने लगी कि उन्हें जियोयान से बदला लेना पड़ेगा। यद्यपि वे बाह्य रूप से असामान्य रूप से एकजुट हैं, केवल वे ही जानते हैं कि उनके बीच प्रतिस्पर्धा है। उनमें से मजबूत ताकत और मजबूत पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति सबसे बड़ा भाई है। जियोयान के प्रति जियोमिंग के वर्तमान रवैये को देखते हुए जियो कबीले में जियोयान की स्थिति निश्चित रूप से कम नहीं होगी। हालांकि जियोयान के शामिल होने के बाद वे एक परिवार हैं, लेकिन अगर जियोयान उनसे बदला लेना चाहता तो वे छिप नहीं पाते। इस समय उन्हें कितनी उम्मीद थी कि जियोयान को चक्कर आएगा और वह कहेगा कि वह लड़ना चाहता है। CH8 प्रलोभन विफल हो जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। पार्ट 2। लोग जो जियोयान जैसे कुछ सुदूर महाद्वीपों से आए थे, उन्होंने भी जियोयान को जटिल नजरों से देखा। अगर उनके पास ऐसा अवसर होता तो वे क्या करते। सभी की निगाहों के नीचे जियोयान ने कहा, मुझे कहना होगा कि आपकी शर्तें बहुत आकर्षक हैं। मैं मानता हूं कि मैं भी लुभाया हुआ हूं। हालांकि मेरे शामिल होने की शर्त यह है कि वे सभी डू जिन्होंने मुझे डुक्यूई महाद्वीप में डांटा है, आत्महत्या करनी होगी। जियोयान, आप प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना अन्य महाद्वीपों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने मेरी लड़ाई की भावना का अपमान किया है, उन्हें आज इसकी कीमत चुकानी होगी। सफेद चेहरे वाला आदमी और अधिक बदसूरत हो गया। उसने जियोयान से कहा, मैंने अपनी ईमानदारी दिखाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम में बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। जियोयान ने कहा, डुक्यूई महाद्वीप की गरिमा की रक्षा करना डुक्यूई महाद्वीप के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अन्य महाद्वीपों में शामिल होना जियोयान का अपना व्यवसाय है। जियोयान अन्य लोगों की राय को नजरअंदाज कर सकता है। आप कहते रहते हैं कि आप ईमानदार हैं, तो उन्हें आत्महत्या करने दो। आओ और अपनी ईमानदारी दिखाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप काफी दबंग हैं, लेकिन मैं आपको अधिकतम 3 लोगों को मारने की अनुमति दे सकता हूं।
लेकिन मैं इसकी रिपोर्ट प्रेस्बिटेरियन काउंसिल को कर सकता हूँ और सब कुछ प्रेस्बिटेरियन काउंसिल द्वारा तय किया जाएगा। इसी तरह मेरे पास भी एक है शर्त, आपको हमें एक ही रैंक के 5 लड़ाकू सम्राटों की एक व्यक्ति की ताकत से हराना होगा। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने जियोयान से जमकर कहा। वह ये भी समझ गया कि जियोयान का मतलब क्या था। जियोयान ने बस इतना कहा कि मैं अंदर जाना चाहता था लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे थे और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। इसलिए वह अपने शरीर के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह दूसरों के साथ करता है। हमने आपको मौका दिया है लेकिन आप इसका फायदा नहीं उठाते। उस स्थिति में आइए युद्ध शुरू करें। मैं देखना चाहूंगा कि आप रईस लोग अपनी गरिमा की रक्षा कैसे करते हैं। जियोयान के बोलने के बाद 3000 थंडरबोल्ट लॉन्च किया गया और इसके स्थान पर एक भ्रामक छवि छोड़ दी गई। जियोसुओ, सावधान रहें। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने अचानक भीड़ में उस व्यक्ति से कहा जो अभी जियोयान के प्रति असभ्य था, लेकिन वह अभी भी एक कदम धीमा था और उसके बगल वाला व्यक्ति अभी भी उत्साहित था। जियोयान ने कहा कि युद्ध बीच में शुरू होगा। जियोयान 2 लोगों के पीछे आया, उनकी लड़ाई की भावना को सील कर दिया और उन्हें हुआंग लिन के सामने फेंकते हुए कहा, यदि आप अपने महाद्वीप की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं तो उनकी रक्षा करने में मदद करें। यान के शब्द, लेकिन हुआंग लिन ने कहा, मुझे विश्व में मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं, हुआंग लिन, को मेरे भाई के अलावा कभी किसी ने जहर नहीं दिया है और आप उनमें से एक हैं। भले ही आज मेरी जान चली जाए, मैं इनकी रक्षा करूंगा आपके लिए 2 लोग। अन्य 4 लोगों ने भी अपने दिलों में लड़ाई की भावना के साथ सिर हिलाया। हुआंग लिन द्वारा पहले से ही उत्तेजित, उन्हें बस विस्फोट के क्षण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। अब हम अच्छी बातचीत कर सकते हैं। जियोयान ने जियो मिंग से कहा, जो उदास दिख रही थी। बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। जियो फैंग 5 में से एक राउंड गिनता है। यदि आप जीतते हैं तो हम सभी आपसे माफी मांगते हैं। यदि आप हारते हैं तो आपकी जान चली जाएगी। आपने आज जो किया वह जियो में टिक नहीं पाएगा कबीले। यदि आप जीत गए तो आइए दिखावा करें कि कुछ भी नहीं हुआ, अन्यथा मैं अपने जीवन की परवाह किए बिना आप सभी को मार डालूंगा। आपको चुनने का कोई अधिकार नहीं है। आइए युद्ध शुरू करें। जियो मिंग ने कहा, युद्ध शुरू करो, युद्ध शुरू करो, युद्ध शुरू करो। जियो मिंग के पीछे रंगीन वर्दी में लोगों के एक समूह ने जियोयान को घूरते हुए जियोयान से कहा। जियोयान ने पीछे मुड़कर देखा और अपने पीछे 5 लोगों पर नजर डाली, जिन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, चलो लड़ाई शुरू करें। जियोयान, चूंकि आप स्वयं शर्त के लिए सहमत हुए हैं तो हमें सिस्टर वानकिंग की निंदा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियो याओ, आप दूसरे स्थान पर हैं। जियो मिंग ने जियो याओ से कहा, संलग्न कार्य अद्यतन, यह मेरा दूसरा कार्य है। मेरा समय और ऊर्जा मुख्य रूप से आत्मा के विकास पर केंद्रित है। ये कार्य वर्तमान में इस बारे में है कि कैसे एक समय यात्री एक महाद्वीप के लिए अनुकूल होता है जहां मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता है। जो कोई भी रुचि रखता है वह इसे दिन में कम से कम एक बार देख सकता है। और फाइट्स ब्रेक द स्फीयर फॉलन लव को हर 2 दिन में अपडेट किया जा सकता है। आशा है हर कोई इसका समर्थन करेगा। जियो याओ ने बात नहीं की, लेकिन जैसे ही जियो मिंग ने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर उस जगह से गायब हो गया, जैसे कि वह अभी वहां नहीं था। यह देखकर हुआंग लिन का चेहरा थोड़ा बदल गया, उसे पता था कि यह कदम कितना भयानक था। अपनी ताकत के बावजूद उसे कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला, लेकिन उसने पाया कि जियोयान की आंखें हमेशा की तरह शांत थी। जियोयान ने कभी भी इस तरह के दुश्मन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है। कभी कभी वे इस तरह के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ने के बजाय एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ना पसंद करते हैं जो उनसे कहीं अधिक मजबूत हो। जियोयान जानता था कि अगर वह निरीक्षण करने गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। इस मामले में वह अपनी आंखें बंद कर सकता है और देख सकता है कि क्या होता है। आत्मा की शक्ति को जियोयान ने 50 मीटर के भीतर नियंत्रित कर लिया था और जियोयान को अपने चारों ओर सभी बदलाव महसूस होने लगे। इस समय हर कोई ये दृश्य देख रहा था। वे देखना चाहते थे कि क्या जियोयाओ एक और चमत्कार कर सकता है और एक चाल से जियोयान को मार सकता है। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने जियोयान को शांत चेहरे से देखा और पहले से ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। इन लोगों में से वह एकमात्र व्यक्ति था जो सम्राट क्षेत्र की आत्मा शक्ति तक पहुंच गया था। वह जानता था कि इस सम्राट की आत्मा की शक्ति के तहत जियोयाओ के गुप्त युद्ध कौशल का कोई उपयोग नहीं था, लेकिन कम से कम ये जियोयान की लड़ाई की भावना को खत्म कर सकता है। एक व्यक्ति की 5 लोगों को चुनौती देने की शक्ति के साथ वह स्वर्ग का गौरवशाली व्यक्ति भी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है। CH9 अजीब आग निचले स्तर के एक सुदूर महाद्वीप के व्यक्ति से हार जाएगा। क्या आपको लगता है कि मैं एक ही गलती 2 बार करूंगा? आपने ये राउंड जीत लिया जियो शान, आप तीसरे राउंड तक पहुंचे। जियो मिंग ने जियो याओ को चीनी सभा में भीड़ के पास वापस ले लिया और थोड़ा ईमानदार व्यक्ति से कहा। जियो शान ने सिर हिलाया और कदम दर कदम चलकर प्रतियोगिता स्थल तक गया। जियो याओ की तुलना में उसमें अधिक स्थिरता और सम्मान था और कम अहंकार और पूर्वाग्रह था। मैं तीसरा राउंड खेलूंगा, तुम अगले राउंड का इंतजार करो। इतने में सभी के कानों में एक स्पष्ट आवाज आई। जियोयान ने ध्वनि का पीछा किया और ध्वनि के मालिक को एक पेड़ के नीचे पाया। वह 20 साल की एक लड़की थी। लड़की ने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके पतले और सुंदर शरीर को लपेटा हुआ था। उसके लंबे बाल उसके पीछे फैले हुए थे, जिससे वह थोड़ी आलसी लग रही थी। महिला का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसकी भूरी आंखें बीमार लग रही थी। लड़की की आवाज से हर कोई चौंक गया, जिसमें अच्छे कपड़े पहने पुरुषों का समूह भी शामिल था।
उनके आने के बाद से लड़की वहीं बेसुध बैठी थी। अच्छे कपड़ों में बहुत से पुरुष उसकी पहचान नहीं जानते थे। यदि जियोमिंग ने बार बार इस महिला के साथ खिलवाड़ न करने पर जोर नहीं दिया होता, तो उनमें से कुछ उसके साथ बातचीत करने के लिए चले जाते। जियो यान की आंखों में गंभीरता की झलक दिखी। उसने पाया कि महिला की आभा उसकी तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी, लेकिन उसके शरीर से बहुत खतरनाक गंध निकल रही थी। ठीक उस समय की स्काई पॉइजन गर्ल की तरह उसके साथ मेरा सबसे अच्छा रिश्ता था। दोस्त छोटा डॉक्टर है। जब मैं इजुमो साम्राज्य में छोटी डॉक्टर से मिली तो वह जहरीले शरीर के कारण स्काई पॉइजन गर्ल में बदल गई। इस समय इस लड़की के शरीर से भी इस तरह की आभा निकल रही थी। हालांकि यह मजबूत नहीं थी, फिर भी डरावनी थी। यूटी, मुझे डर है कि यह उचित नहीं है। आखिरकार आप 1 साल से क्रिएशन कॉन्टिनेंट में हैं। ये जियोयान के लिए अनुचित लगता है। क्या आपकी प्रतियोगिता बिल्कुल निष्पक्ष है? यदि आप मुझे रोकना चाहते हैं तो आप मुझे स्वयं पकड़ सकते हैं, अन्यथा मैं इस लड़ाई का फैसला करूंगी। लड़की ने जियोमिंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। जियोयान ने एक कड़वी मुस्कान दी। यह महसूस करना असहज था कि अन्य लोग उससे लड़ने की होड़ कर रहे थे, लेकिन वह केवल अकेले ही लड़ सकता था। लेकिन अब उसे दूसरों के वध के लिए चॉपिंग बोर्ड पर लगभग मांस कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि आप कौन है? आपने भाई मिंग से इस तरह बात करने की हिम्मत की। जियोयान की चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि दूसरे ऐसा नहीं करते। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मुझे उसका एक हाथ चाहिए? महिला ने बिना पीछे देखे जियो मिंग से कहा। जियो मिंग कांप उठा। हालांकि वह जानता था कि च्युआंगशी महाद्वीप में आई ये युवा चाची बहुत क्रूर थी, वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि वह सिर्फ एक शब्द के कारण उसे हाथ देना चाहता था। उन्होंने स्पीकर की ओर घूरकर देखा, मुस्कुराए और लड़की से कहा, यूटिंग, हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और हम भविष्य में आपसे निश्चित रूप से मिलेंगे, ये देखने के लिए कि क्या आप इसे स्वयं करें या मैं इसे करूं। लड़की का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। ठीक है, यूटिंग को अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करना चाहिए। यदि आप इस दौर में लड़ना चाहते हैं तो बस लड़ें। जियो मिंग के पास आखिरकार जियो यूटिंग की बहन जियो वानकिंग को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियो यूटिंग कदम दर कदम जियो यान की ओर चली, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। जियो यान ने अजीब आग प्राचीन शासक को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। अभी अभी हुई साधारण बातचीत से जियो यान को और अधिक महसूस हुआ कि यह लड़की उस छोटी मेडिकल परी के समान थी जब वह स्काई पॉइजन गर्ल थी, यह समझते हुए कि वह पूरी तरह से तैयार था। आपको पता होना चाहिए कि उस समय छोटी मेडिकल परी कोई परी नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी। जियो यान के आराम करने की हिम्मत कैसे हुई? जियो यान की नजरों के नीचे लड़की जियो यान से ज्यादा दूर नहीं खड़ी थी। उसने जियो यान से कहा, चिंता मत करो, मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि वह इन दिनों किसी को नहीं मारेगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ये तीसरा दौर है, जियो यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके लिए आसान या कठिन हो सकता है। अगर मैं आपसे एक काम करने के लिए कहूं तो आप जीत जाएंगे। यदि आप ये राउंड हार गए तो आपकी जान चली जाएगी। जियो यान का मुंह थोड़ा सा हिल गया। ये लड़की जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक क्रूर लग रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या बात है? उन्होंने कहा कि आप एक कीमियागर हैं, इसलिए आपके पास अपनी लौ होनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि आप अपनी लौ का उपयोग करके एक छोटा सा प्रयोग करें। महिला ने जियो यान की आंखों में जुनून के भाव से देखा। क्या प्रयोग है? मैं तुम्हारे बाएं हाथ पर जहर रख दूंगी और तुम इसे विषण करने के लिए अपनी आग का उपयोग करो। यदि आप इस बार सफल हो जाते हैं तो आप जीत जाएंगे। यदि आप हार जाते हैं तो आप अधिक खुशी से मर सकते हैं। महिला ने बोलना समाप्त करने के बाद कहा, इस तरह आप अपनी लड़ाई की भावना को बचाते हैं। यह आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। अगर आप उन्हें आने के लिए कहेंगे तो यह आपकी लड़ाई की भावना का बहुत सारा हिस्सा खत्म कर देगा। आइए देखें कि इस बार भगवान आपका साथ देते हैं या नहीं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी देखभाल करेंगे। जियो यान ने एक गर्व भरी मुस्कान दिखाई। अजीब आग की मदद से वह छोटी चिकित्सा परी के जहरीले शरीर का विरोध कर सकता है। क्या वह अभी भी लड़की के जहर से डरता है? जियो यान मूल रूप से चिंतित था कि इस बार वह लड़ने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करेगा, लेकिन लड़की ने इस बार उस पर बहुत बड़ा उपकार किया होगा। सभी लोग चुपचाप ये दृश्य देखते रहे। वे पहले ही लड़की की निर्दयता देख चुके थे और उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह फूलदान है। सबके सामने जियोयान के दाहिने हाथ में हल्की पीली लपटों का एक समूह दिखाई दिया। इस समय जियोयान के चारों ओर गर्मी की लहर फैल गई। जियो मिंग और जियो यूटिंग ने एक ही समय में आश्चर्य से कहा, स्काई फायर। CH-10 स्काई फायर? नहीं, यह असंभव है। यह निश्चित रूप से स्काई फायर नहीं है। हालांकि इसकी शक्ति स्काई फायर के समान है, लेकिन इसमें स्काई फायर की आध्यात्मिकता का अभाव है। और यह हमारे लिए असंभव है। स्काई स्पिरिट, ड्रैगन स्पिरिट और के 3 सुपर निचले स्तर फीनिक्स स्पिरिट स्काई फायर रखने के लिए। डूक्यूई महाद्वीप में स्काई फायर कैसे हो सकता है? जियो मिंग ने जियो यान की आंखों में आश्चर्य देखा और जियो यूटिंग को इसका विश्लेषण किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास किस तरह की लौ है, जितना मजबूत उतना बेहतर। मुझे उम्मीद है कि यह एक आसमानी आग है, जियो यान। आप मेरे लिए आशा की एक किरण लेकर आए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए फिर से निराशा लेकर आएं। यूटिंग ने जियो यान के हाथ में पीली लौ की ओर देखा और बड़बड़ाया, मैं निश्चित रूप से आपके जहर का समाधान ढूंढ लूंगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि आकाशीय आग क्या है, मेरी लौ उच्च स्तरीय जानवर की आग से ऊपर है। इस आग को अजीब आग कहा जाता है।
डुक्यूई महाद्वीप में एक कहावत है कि जब अजीब आग निकलती है, सभी आग गिरती हैं। मुझे नहीं पता कि जियोयान को इस लड़की से थोड़ा सा लगाव क्यों है। शायद यह उस पूर्व कॉमरेड छोटी मेडिकल परी के कारण है। उसके समर्थन के बिना जियोयान आज वहां नहीं होता। उसने उस दिन उसे आखिरी बार देखने का समय नहीं निकाला। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अब किंशान शहर में ठीक है। हाँ, बहुत आश्वस्त मत होइए। कई लोगों ने मुझसे यही बात कही है, लेकिन उनसे मुझे निराशा ही मिली। कुछ लोग कहते हैं कि यह जहर स्वर्गीय आग के कारण नहीं होता है। आपको इसे संजोना चाहिए। हो सकता है कि आप भी इसी में हो। दुनिया आखिरी दिन। जियो यूटिंग के स्वर में उदासी का संकेत था। आइए शुरू करें, लेकिन मेरा एक अनुरोध है, जब मैं विश्रण कर रहा हूं तो कृपया मुझे कानून की रक्षा करने में मदद करें। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों, शायद आप एकमात्र व्यक्ति हैं जिस पर मैं इन लोगों के बीच भरोसा कर सकता हूं। जियोयान ने जियो यूटिंग से कहा, आप काफी विचारशील हैं। चूंकि मैंने आपसे वादा किया था कि यह प्रतियोगिता केवल इस बात पर दांव लगाएगी कि क्या आप विश्रण कर सकते हैं, मैं आपके लिए सभी हस्तक्षेप करने वाले कारकों को खत्म कर दूंगा। लेकिन आपके मरने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपको टुकड़ों में काटते हैं या आपको खिलाते हैं कुत्तों के लिए। जियो यूटिंग के बोलने के बाद वह बहुत मार्मिक ढंग से मुस्कुराए और उसका पीला चेहरा गुलाबी हो गया। आइए शुरू करें। जियो यूटिंग की गारंटी के साथ जियोयान को खूबसूरत कपड़ों में लोगों के समूह के गुप्त हमलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जियो यूटिंग ने सिर हिलाया। उसकी उंगलियों के बीच लड़ने की ऊर्जा बढ़ गई। जियो यूटिंग की जेड उंगली पर एक छोटा सा घाव दिखाई दिया और जियोयान के बाएं हाथ पर भी एक घाव दिखाई दिया। जियो यूटिंग ने जियोयान के घाव पर अपना खून गिराया और जियोयान से कहा, मेरे खून में ये जहर है। अब आपको जो करना है वह मेरे खून में जहर को खत्म करने के लिए अपनी तथाकथित अजीब आग का उपयोग करना है। अन्यथा वे जब तक तुम मर नहीं जाओगे तब तक कीड़ों की तरह तुम्हारे साथ रहोगे। जियोयान ने अपने खून में जहर महसूस किया, एक सांस ली और अपने पैरों पर बैठ गया। उसने जहर से लड़ने के लिए खुद को पूरे दिल से समर्पित करना शुरू कर दिया। जब आप स्वयं इस प्रकार के जहर का अनुभव करेंगे तभी आपको एहसास होगा कि यह कितना भयानक है। यदि आप इस व्यक्ति के सामने मूल ब्रांड के जहर की तुलना करते हैं, तो आप प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी योग्य नहीं है। जियो यूटिंग ने देखा कि जियोयान की भौहें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा दर्द में बदल गया। उसने आह भरी। धूपबत्ती का समय बीत चुका है और जियोयान अभी भी एक बूढ़े भिक्षु की तरह गतिहीन है। अगरबत्ती की 2 छड़ियां गुजर गईं और फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। धिक्कार है, क्या ये सिर्फ जहर को ठीक करने के लिए नहीं है? क्या इसमें इतना समय लगता है? वह क्या सोचता है कि वह कौन है? आखिरी वाला भी नहीं, लेकिन उसके पास अभी भी इतनी बड़ी हवा है। चीनी परिधानों का समूह एक वाक्य को शाप देने से बच नहीं सका। किसी ने नेतृत्व किया और स्वाभाविक रूप से किसी ने कार्यभार संभालने का साहस किया और असंतोष की आवाज थी। जियो मिंग ने देखा कि जियो यूटिंग का चेहरा और अधिक बदसूरत होता जा रहा है और उसने जल्दी से अपने पीछे के लोगों के समूह से कहा, चुप रहो अगर तुम मरना नहीं चाहते। अगर ये तुम होते तो तुम 1 मिनट से भी कम समय में मर जाते। उद्धरण चिन्ह। जियो यूटिंग ने सभी की ओर देखा और फिर जियोयान की ओर देखा। हालांकि वह जानती थी कि यह आदमी साधारण था, फिर भी वह थोड़ी घबराई हुई थी। 1 वर्ष से अधिक समय तक उसने उन सभी जियो कबीले के कीमियागरों को पाया जो अपनी लपटों का परीक्षण करने के लिए च्वांगशी महाद्वीप में आए थे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनमें से कोई भी उन्हें खत्म नहीं कर सका। जब उसने सोचा कि उसके और उसकी बहन के साथ क्या हुआ, तो उसकी आंखें आक्रोश से भर गईं। समय धीरे धीरे बीतता गया और जब हर कोई विचार कर रहा था कि कुत्तों को खिलाने के लिए जियोयान को बाहर निकाला जाए या शरीर को टुकड़ों में काट दिया जाए, जियोयान ने अपनी आंखें खोली, खड़ा हुआ, मुस्कुराया और जियो यूटिंग से कहा, धन्यवाद, तीसरे गेम में मुझे ही जीतना चाहिए। जियो यूटिंग ने जियोयान को देखा और दंग रह गए। विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह दृश्य वास्तविक था। वह इस जहर की भयावहता को स्पष्ट रूप से जानती थी, लेकिन अब आश्चर्य मत करो, मेरी एक दोस्त है जो जहरीली है। मैं उसके जहर से भी नहीं डरता। क्या मैं इस जहर से डरता हूँ? अगर वह यहाँ होती तो शायद ये जहर उसके लिए बहुत अच्छा टॉनिक होता। यान ने जियो यूटिंग से कहा, एरनान पॉइजन बॉडी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में ऐसा कोई शरीर होगा। जियो यूटिंग ने आश्चर्य से कहा, जाहिर है उसने भी इस प्रकार के शरीर के बारे में सुना था। इस बार जियोयान को नहीं पता था कि क्या कहना है। मुझे याद है, आप डॉकी महाद्वीप से हैं। अगर मैं आपसे खेल को अभी रोकने के लिए कहूं तो आप निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। इसलिए यदि आप अगले 2 गेम में टिके नहीं रह सकते तो बस मुझे फोन करें। मैं कम से कम खेल को रोक सकता हूं, ये सुरक्षित है। मैं तुम्हें निराश कर दूंगी। एक आदमी को झुकने और खुद पर दबाव डालने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार आपके पास बहुत अधिक शाही ऊर्जा नहीं है। जियो यूटिंग ने बोलना समाप्त करने के बाद जियो मिंग की ओर रुख किया और कहा, मैं तीसरा गेम हार गया। जियो मिंग ने जियोयान को देखा और धीरे से आह भरी और जियोशान से कहा, बाहर जाओ, मुझे उम्मीद नहीं है कि आप उसे हरा देंगे, लेकिन आपको जितना संभव हो सके उसकी लड़ाई की भावना का उपभोग करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी बैटल ऑफ द नोबल वर्ल्ड। तो और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।